आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, अस्मिता मलिक। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे जीएसटी के 6 साल मुकम्मल होने की। जी हां, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको लागू हुए अब 6 साल पूरे हो गए हैं। फिनेंस मिनिस्टर ने 1 जुलाई को जून 2023 महीने के जीएसटी के डाटा अनाउंस किए। इसमें जीएसटी कलेक्शन में 12% का इजाफा देखने को मिला है। सरकार ने 6 साल पहले जीएसटी को लागू किया था। अब समझने वाली बात यह है कि जीएसटी लागू होने के पिछले 6 वर्षों में हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी बेहतरी आई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में है जाने माने टैक्स गुरु बिमल जैन और जाने माने वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा। शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम स्टूडियो में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, कैसे इजी हुआ है, उस पर क्या असर पड़ा है, बहुत ही डिटेल में, जैसे आप सिंपल बता रहे हैं, सिंपल करके बताएं जीएसटी का क्या इम्पैक्ट रहा है उस पर। अस्मिता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आप सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझिए। अगर पहले 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो क्वाइट ऑब्वियस आप 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस के लॉ को फॉलो करते थे, उनके रिटर्न अलग से भरते थे और एक लॉ दूसरे लॉ से मैच नहीं करता था। अब ये 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस 23 सेस अगर एक यूनिफाइड जीएसटी में आ गए तो यानी आपको सिर्फ जीएसटी के लॉ को फॉलो करना है और जीएसटी का रिटर्न भरना है। तो पहले जो आप 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस 23 सेस के लिए लॉ को फॉलो करना, उनके रिटर्न को देखना, उनके टैक्सेस के अलग अलग पेमेंट करना, उनके चालान के प्रोसेस अलग होते थे। अब आप सिर्फ जीएसटी लॉ को देखना है और जीएसटी का रिटर्न भरना है। क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं आया? पहली बात। दूसरी बात, जब मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता हूं तो पहले हमारे जितने भी लिटिगेशन होते थे, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज में अलग डिस्प्यूट चल रहा है, सर्विस टैक्स में अलग चल रहा है, वैट में अलग चल रहा है, एंट्री टैक्स में अलग चल रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स में अलग चल रहा है। अब तो वो रहा ही नहीं, अब तो ये जीएसटी है और जीएसटी ने डबल टैक्सेशन भी हटा दिया, कैस्केडिंग को भी हटा दिया। और जीएसटी में 2 एडवांटेज आप सभी को मिले हुए हैं जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं, जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं। एक स्कीम है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप क्वार्टरली रिटर्न भरिए और मंथली पेमेंट कीजिए। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको मंथली रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। एक होती है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन क्या होती है? आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 करोड़ की, आप 1.5 करोड़ तक की एक लिमिट होती है। 1.5 करोड़ तक की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है वो कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब उनको उन्होंने एडवांटेज क्या दे दिया? उन्होंने कहा कि आपके लिए जो जीएसटी होगा, जो आप अपने सेल के ऊपर लगाएंगे, सप्लाई के ऊपर लगाएंगे, उन्हें कह दिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या ट्रेडर है या सर्विस सेक्टर है तो लोअर रेट लगेगा। 1%, 5%, 6% का स्लैब बना दिया उनने। और उन्हें कहा आप क्रेडिट भी नहीं लोगे और क्रेडिट पास ऑन का कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिंपल कर दिया, आप खरीदो और बेचो और 1% का आप कॉम्पोजिशन टैक्स दो। तो यानी कॉम्पोजिशन जो स्मॉल तबके के ट्रेडर हैं जो चाहते हैं कि मैं कॉम्प्लायंसेस में ना जाऊं, उनको एडेड एडवांटेज दे दिया। अब हम आते हैं तीसरी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे आ रहा है हमारे लिए। जब हमारे लिए सारे इंप्लीकेशन इतने जो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस के खत्म हो गए, मेरे लिए यूनिफाइड लॉ हो गया। अब मुझे ये नहीं देखना कि केरला में माल बेचना है, कर्नाटका में माल बेचना है तो केरला में क्या नियम है, कर्नाटका में क्या नियम है या आसाम में क्या नियम। कुछ नहीं, आप जो दिल्ली में कर रहे हैं दिल्ली से माल बेचिए। आपको केरला भी नहीं जाना, कर्नाटका भी नहीं जाना, आसाम भी नहीं जाना। आप आईजीएसटी लगाइए और माल बेचिए। यानी आप दिल्ली में ही उसका रिटर्न भरिए, आईजीएसटी चार्ज कीजिए और पेमेंट कीजिए। पहले आपको हर स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था अस्मिता। ये सारे हमारे लिए अनईज ऑफ बिजनेस थे। तो मैंने ये जो ब्रॉड पैरामीटर आपको बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें कैसे मिला। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता तो मैं आप सभी से पूछता हूं, दर्शकों से भी पूछता हूं, हमने जब स्टार्ट किया था तब हम 67 लाख रजिस्टर्ड पर्सन थे जीएसटी के अंदर। आज हम 1.4 करोड़ हो गए हैं। हम क्यों हो गए? वैसे नंबर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं
और अगर हम ओवरऑल जीएसटी का ग्रोथ देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं बाकी जीएसटी हमारे लिए नेशन डेवलपमेंट ग्रोथ एंड बिल्डिंग बने, तो उसके लिए जो भी जिनकी थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड की भी बेनिफिट दी गई है अस्मिता, कि अगर आपकी 20 लाख रुपए से नीचे की टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, यानी आपके लिए एक थ्रेशोल्ड उन्होंने तय कर दिया। 40 लाख की एक लिमिट दी गई है कि आप अगर विद इन सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट आप सप्लाई करते हैं ऑफ गुड्स, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो सारे कदम उठाए हैं। अब अगर ये टैक्स बेस हमारा बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है, पर हमें एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक लेके आना है। अगर ये टैक्स पेयर बेस बढ़ेगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, तो रेवेन्यू जाएगा कहाँ? ये रेवेन्यू हमारे नेशन ग्रोथ, हमारा रेलवे का डेवलपमेंट, हमारे हाईवेज बन रहे हैं, हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे गांव की सड़कें बन रही हैं, इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इस रेवेन्यू से आएगा। जब ये सारी चीज़ें इंप्रूव करेंगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री कहीं भी जाके हम लगा पाएंगे। अब तो ऐसा नहीं है ना, जीएसटी आ गया, अब तो आप कहीं भी इंडस्ट्री लगाइए जहां आप चाहते हैं, जहां आपको लोअर प्राइस पे लेबर मिलती है, लोअर प्राइस पे रॉ मटेरियल मिलता है, और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए। इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। दिस इज व्हाट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन रियलिस्टिक सेंस। आम आदमी को तो फायदा हुआ ही हुआ, हमने बिजनेस को भी सपोर्ट किया जिससे हम आम आदमी को वो प्राइस दे पाए जिस प्राइस पे वो चीजों को खरीद पाए। जी, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इजी भी हो गया है, काफ़ी चीज़ों से फ्रीडम भी मिल गई है। yes, yes. सिद्धार्थ, अगर हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उनके लिए किस तरह से, उस पर किस तरह से इम्पैक्ट इसका हुआ है? सबसे पहले तो ये है कि 20 लाख रुपए का जो टर्नओवर, जो सालाना जिनका नहीं है, वो जीएसटी के रेजिम से ही बाहर है। तो इनफैक्ट इतना बड़ा जो टैक्स कंप्लायंस या टैक्स बर्डन जो उनको ऊपर पड़ रहा था 5%, 18, 28% का, उससे वो एग्जेम्प्टेड है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको तो बहुत बड़ा टैक्स का बेनिफिट मिला है बाय नॉट पेइंग द टैक्सेस। तो उससे एसएमईज हैं उनको बहुत बेनिफिट मिला है। फिर इसके अलावा जो नया कॉन्सेप्ट जो है वो है ई वे बिल का, जो जीएसटी के अंदर इंट्रोड्यूस्ड है, जहां पे आपका जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वो उसकी जो डिलीवरी है, उसके जो कंप्लायंसेस हैं, उसका जो टाइम सेक्शन का जो है कि कब उसको पेमेंट्स करनी है और कब होनी चाहिए, वो सब बहुत ही रैशनलाइज और डिजिटाइज हो गया। उसके कारण क्या हुआ, एक प्रॉपर टाइम पे रॉ मटेरियल मिलना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होना, उस पे टैक्सेस देना, उसका डिलीवरी देना, उसका डिस्पैच होना, उसका सर्विलेंस, एवरीथिंग जो है वो एक ऑटोमेटेड तरीके से कंट्रोल हुआ, जहां उसके लीकेजेस बचे, जहां उसकी सेविंग्स बढ़ी, और उस पैसे को उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग के ग्रोथ में और लगाया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे जैसे रॉ मटेरियल पे जीएसटी और रैशनलाइज होता जा रहा है, और जो नेसेसिटीज की जो आर्टिकल्स हैं उस पे जीएसटी कम होता जा रहा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो एक स्मॉल तबके के, जो एक एसएमई जो इसको हम बोलते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके मार्जिन्स भी थोड़े ज्यादा हो पाए, एंड उसके कारण उसका ये हुआ कि प्रॉफिट्स बढ़े, उसका एक्सपेंशन बढ़ा, और वो उसको एक सर्वाइवल उसका आसान हो गया। सो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए तो जीएसटी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता हुआ, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ता हुआ, उसको जीएसटी कंप्लायंसेस इजी हुआ, जहां उसको जीएसटी एग्जेम्पशन भी मिला, और इन दैट वे उसके मार्जिन्स बढ़े और उसका मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन भी बढ़ा। तो सबसे बड़ा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको ये फायदा हुआ। और इंडिया में एसएमईज जो है वो मोर देन 80% कंट्रीब्यूट करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। तो ये सारा का सारा जो बैक एंड सप्लाई सिस्टम्स, फ्रंट एंड सप्लाई सिस्टम्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब बहुत पूरी तरीके से कंट्रोल हुआ, और देखा गया कि इन सिस्टम्स को इंप्रोवाइज करने से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुआ, उनकी अकाउंटिंग प्रॉपर हो गई, और उनको जो टैक्स का जो उनको क्रेडिट्स लेना पड़ता है, जो उनको लोन्स लेना पड़ता है बैंक से, वो भी उनको आसानी से मिला, जिसके कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी एम्प्लॉयमेंट और उनके एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। अभी मुझे एक और अहम सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री के लिए यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट्स किस तरह से इम्पैक्ट करती है? डेफिनेटली ये समझने की बात है और हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमारे देश में आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो जीएसटी को
जीएसटी के बारे में क्रिटिक्स हैं, जीएसटी के बारे में उनने कई कमेंट भी किए। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँ, अगर जीएसटी से मेरा जीडीपी ग्रो कर रहा है और रेवेन्यू के नंबर्स मैंने आपको बता दिए, जो 90,000 करोड़ रुपीज़ पर मंथ होते थे, जो आज 1.6 लाख करोड़ रुपीज़ हो गए और हम यूनिफाइड हो गए। आप यूरोपियन यूनियन में चले जाइए, डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ पे वो अभी वैट लगाते हैं, डिफरेंट वैट प्रोविजन है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। यूएसए में चले जाइए तो आप देखिए, अगर हमारा जो जीएसटी सिस्टम है ऑटोमाइज्ड हो गया है। एक जीएसटीएन पोर्टल है जिस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपके कॉम्प्लायंसेस, आपको अपना रिटर्न भी उसी पोर्टल पे जाके भरना है और आपको पेमेंट करना है। आज जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो हमारी ग्रोथ स्टोरी को देख रही हैं, वो देख रही हैं कि इंडिया का जो जीएसटी है वो जीएसटीएन पोर्टल के ऊपर चल रहा है, ऑटोमाइज है, डिजिटाइजेशन है और ये सारी चीज़ें स्मूथ। हाँ, डेफिनेटली टीथिंग प्रॉब्लम शुरू में थी, वो हर बार जब भी कोई नई चीज़ आती है क्वाइट ऑब्वियस टीथिंग प्रॉब्लम होती है, बट टीथिंग प्रॉब्लम की वजह से कोई चीज़ ओवरऑल जज नहीं की जाती। हमें देखना पड़ता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम कहाँ तक पहुँच गए। 6 साल की जर्नी हमने आज कर ली है कंप्लीट। हम 6 साल की एनिवर्सरी जीएसटी की मना रहे हैं। 6 साल का अगर ग्रोथ पाथ अगर देखेंगे, आप ग्रोथ चार्ट देखेंगे तो बाहर की कंट्री के लोग, जैसे मैं अस्मिता आपको खुद ही बताना चाहूँ, इंडिया ने ई इन्वॉइसिंग सिस्टम अक्टूबर 2020 से चालू कर दिया था। ई इन्वॉइसिंग क्या होता है? एक तो आप अपना इन्वॉइस बनाते हैं। अब इंडिया में ई इन्वॉइसिंग का मतलब ये हो गया कि आप जो इन्वॉइस बनाएंगे, गवर्नमेंट की डेडिकेटेड ई इन्वॉइस की एक पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आप उस पर डालेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सी टैक्स की चोरियां हो रही थी, उनको रोकने के लिए। और टैक्स की चोरियां क्या होती है? हमारे गवर्नमेंट रेवेन्यू को खा जाती हैं, तो उनको रोकने के लिए हमने ई इन्वॉइसिंग सिस्टम डेवलप किया। मैं खुद आपको अपने बारे में बता रहा हूं कि मुझे डिफरेंट कंट्रीज ने इनवाइट किया। मैं सिंगापुर गया हूं, मैं दुबई गया हूं, मैं यूरोपियन यूनियन में गया हूं और मैंने वहां पे जाके प्रेजेंटेशन दी है कि ई इन्वॉइसिंग इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट किया गया। इंडिया ने ई इन्वॉइसिंग कैसे इंप्लीमेंट किया, जीएसटी आज की डेट में जो इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है और जो जीएसटीएन पोर्टल है वो कैसे वर्क करता है। ईबे बिल पोर्टल, सिद्धार्थ कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि ईबे बिल जनरेट करना पड़ता है। जब हमारा गुड्स मूव कर रहा होता है, एक डेस्टिनेशन होती है यहाँ से वहाँ तक, चाहे वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर हो, आपको ईबे बिल जनरेट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? आपका ट्रक टोल ब्रिज से जा रहा है, वो कैप्चर हो रहा है कि ट्रक यहाँ से निकला या नहीं निकला। पहले जो चोरियां होती थी उन चोरियों को जीएसटी ने बहुत कम कर दिया है और उस कम होने की वजह से भी हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है। तो यानी जो ईबे बिल पोर्टल है, ईबे बिल जनरेट होते कैसे हैं, और एक दिन में अगर उनकी नंबर्स आप देख लें, एक दिन में जो ईबे बिल जनरेट होते हैं या एक दिन में जो टैक्स का पेमेंट होता है या एक दिन में जो जीएसटी के रिटर्न भरे जाते हैं, ये नंबर्स अगर मैं आप सभी दर्शकों को बताऊं तो आप लोग प्राउड फील करेंगे। जब मैं सिंगापुर गया, जब मैं दुबई गया और मैंने यूरोपियन यूनियन के सामने अपनी ई इनवॉइसिंग और जीएसटी के ऊपर प्रेजेंटेशन दी, दे वे मैस्मराइज्ड, दे वे जस्ट टॉकिंग अबाउट बिमल जी, आप इंडिया, इतनी डाइवर्सिटी, इतने स्टेट बैरियर थे, इतने लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन थी, आप लोगों ने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रूली सक्सेसफुल, और प्लस आपने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ कुछ क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स कंस्ट्रक्टिव हो तो अच्छा लगता है, लेकिन हम अननेसेसरली सिर्फ ये कहने के लिए कि जीएसटी अच्छा नहीं है, तो ये जो ग्रोथ हो रही है, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, ये जो प्राइसिंग आम आदमी के लिए कम हो रही है, इसको देखिए और इसके बाद जज कीजिए जीएसटी हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। क्योंकि अस्मिता ने पूछा था इंटरनेशनली ये लोग कैसे देखते हैं, मैं आपको बताऊं, हम रोल मॉडल हैं आज की डेट में, हम रोल मॉडल हैं एंड वी मस्ट फील प्राउड ऑफ। यानी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री पे बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट हुआ है। अब जो लोग हमें जो देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर और एक बेहतर नजरिए से देख रहे हैं। 100%। सिद्धार्थ, अब स्टार्टअप्स का टाइम है, ये तो स्टार्टअप का ज़माना है, सरकार भी बहुत इनकरेज करती है स्टार्टअप्स को लेके, लेकिन एक कोई नया बंदा स्टार्टअप कुछ करना चाह रहा है तो वो जीएसटी को कैसे समझेगा? सबसे पहले सवाल ये आएगा कि मुझे किस तरह से, कैसे पेमेंट करना है, कौन से लेवल, कौन सी कैटेगरी है, ये सब इन सवालों का जवाब उसे कैसे मिलेंगे? देखिए, जहाँ तक स्टार्टअप्स की बात है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अभी पहले कॉन्वर्सेशन भी हो चुका है। अब क्योंकि ये एक यूनिफाइड सिस्टम है
तो आपको ना बार बार अलग अलग टाइप के जो टैक्सेस जो पहले जो एक स्टार्टअप्स को या पहले एक एंटरप्राइज को देना पड़ते थे, अब वो सब नहीं देने पड़ते। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट अब आपके पास एक जीएसटीएन नंबर है, वो एक 15 डिजिट का एक कोड है जो बहुत यूनिक है आपके बिजनेस के लिए, आपके प्लेस ऑफ ओरिजिन जहां आपका बिजनेस है, आपके कैटेगरी के लिए। और जब आप उसमें जीएसटीएन में आप लॉगिन करते हैं तो आप अपने उस 15 डिजिट से आप एक सीमिंगलेसली डिजिटाइज्ड फॉर्म में ऑनलाइन आप जीएसटी के पेमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स की जो मेजर प्रॉब्लम रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैश क्रंच जो उनके पास रहता है वो डेफिनेटली क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ते हो गए, सप्लाई चेन्स रैशनलाइज हो गई, तो स्टार्टअप्स के लिए वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और उसके कारण एक जो टैक्स सिंप्लीफिकेशन हुआ, उनको इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप्स को जो एक मेजर उनका जो एक इनोवेशन आइडिया ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जो वो मूव कर रहे हैं वो भी बहुत इजी हो गया, बिकॉज उनके लिए विद अ क्लिक ऑफ सेकेंड, विद अ क्लिक ऑफ मिनट, विद अ क्लिक ऑफ माउस वो आराम से वो टैक्सेस को पे कर पाते हैं, जिसके कारण उनका टाइम, उनकी एनर्जी, उनका कॉस्ट, वो सब कुछ बच गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इच स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी थ्रू जीएसटी नंबर जो उन्होंने लिया है, उनके जो सप्लाई क्रेडिट्स, उनका रॉ मटेरियल, उनके लॉजिस्टिक्स वो भी काफी इफेक्ट हुए हैं और उससे उनका इकोसिस्टम में इंप्रूवमेंट देखे गए हैं। जी, और बिमल जी जीएसटी को और सिंपल समझना चाहें तो इसके भी पार्ट्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, मैं बताता हूँ, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। मैं स्टार्टअप भी आपको थोड़ा टच करूंगा और फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी सारी। देखिए स्टार्टअप जीएसटी के लिए हमने कहा यूनिफाइड लॉ, यानी अभी अलग अलग नहीं है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हों, चाहे ट्रेडर हों, चाहे सर्विस सेक्टर हों, सबके लिए प्रोविजन सेम होंगे। इनने क्या कहा कि मान लीजिए अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो इनने कहा कि आपके लिए ऑप्शन होगा कि आपके लिए 2 ऑप्शन दिए गए कि जीएसटीआर 1 आपको भरना है। जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको जीएसटीआर 1 बाई 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ भरना है। जीएसटीआर 1 क्या होता है, जितनी मेरी सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, उसको हम जीएसटीआर 1 में डालते हैं, जो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइल होती है। और जिनकी 5 करोड़ तक है उनके लिए ऑप्शन है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और आप अपना टैक्स कब जमा करेंगे, 3B कब जमा करेंगे, नॉर्मल ड्यू डेट 20 तारीख होती है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कुछ स्टेट स्पेसिफिक जो 5 करोड़ से नीचे हैं उनके लिए 22 या 24 तारीख की डेट होती है। तो ये यूनिफॉर्म हो गया। आप स्टार्टअप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए अलग प्रोविजन, ट्रेडर के लिए अलग प्रोविजन, मैन्युफैक्चर। तो फिर यूनिफाइड लॉ का मतलब क्या रहा, ईज ऑफ बिजनेस का मतलब ही क्या रहा, हम सबके लिए प्रोविजन सेम और उन्हें एक पैरामीटर दे दिया, आप सेलेक्ट कर लीजिए और उस पैरामीटर को चेक कर लीजिए, उस पैरामीटर के हिसाब से जो भी आप ऑप्ट करना चाहें कर लीजिए। अब अस्मिता ने मुझसे पूछा ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये सब है क्या, आम आदमी की समझ में नहीं आता, तो मैं आपको समझाऊं। देखिए मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली से अपना माल सप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं अपना दिल्ली से माल सप्लाई कर रहा हूं और दिल्ली में ही किसी को बेच रहा हूं तो मैं सेलर हो गया और मेरा बायर भी दिल्ली में है, तो दिल्ली के अंदर ही ट्रांजैक्शन हुई। तो जीएसटी में कॉन्सेप्ट है, इसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। इसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, बट हम आगे फर्दर समझ लें। मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट के ऊपर 18% का जीएसटी है, तो जब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो आपका डाउट ये नहीं होना चाहिए कि 18% सीजीएसटी लग गया, 18% एसजीएसटी लग गया, ना ना। फिर वो 9% सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की किटी में जाता है, 9% एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट की किटी में जाता है। यानी रेट अगर 18% है तो 18% ही लगा आपका। इसको हमने कह दिया इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई। मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में ही रजिस्ट्रेशन लिया, पर मेरा माल केरला में बिक रहा है या हरियाणा बिक रहा है या नोएडा बिक रहा है, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो सबसे पहली बात, मुझे उस दूसरे स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, मैं दिल्ली में ही अपना काम करूंगा, दिल्ली में ही मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। और जब मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूँगा तो मैं आईजीएसटी लगाऊंगा। आईजीएसटी मान लीजिए मैंने 18% की रेट का अगर प्रोडक्ट बेचा है तो 18% का आईजीएसटी लगेगा। यानी अगर इंट्रा स्टेट आप बेच रहे थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा रहे थे तो 18%। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो 18%। यानी आम आदमी जो खरीद रहा है उसके लिए इफेक्टिव रेट 18% ही रही।
तो CGST SGST एक मॉडल हमने डेवलप किया, ये डुअल मॉडल है ना, क्योंकि आज सेंटर स्टेट दोनों इसको फॉलो कर रहे हैं, दोनों की किटी में पैसा जाता है, तो CGST वाला सेंट्रल को जाता है, SGST वाला स्टेट को जाता है। जब आपने IGST चार्ज किया तो उसके भी 2 पोर्शन होते हैं, एक हाफ पोर्शन सेंट्रल के पास चला जाएगा, हाफ पोर्शन उस रेस्पेक्टिव स्टेट में चला जाएगा जहां अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हुए हैं। अगर मैंने हरियाणा बेचा है तो हरियाणा के पास SGST चला जाएगा। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो सेंट्रल के पास किटी आई ना, सेंट्रल रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ, उसका भी बाय वे ऑफ डिवोल्यूशन फार्मूला 42% वो स्टेट के साथ शेयर करते हैं। तो यानी स्टेट को GST का बहुत फायदा भी हुआ है। और ये वाला एक नंबर्स मैं आपको अस्मिता बताऊं कि हमने GST में देखा, ऐसे कई स्टेट थे प्री GST रेजीम में जब हमने उनकी ग्रोथ देखी थी, और GST रेजीम में जब हम उनकी ग्रोथ देख रहे हैं, दैट इज रियली एक्सेप्शनल, और उन्हें वाकई बहुत अच्छा कलेक्शन किया है और ग्रोथ भी उनकी बड़ी है। हाँ, कुछ स्टेट हैं जो उनके पास रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, जिसके लिए दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, एंड GST काउंसिल भी उसके ऊपर देख रही है। तो मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको बताया, आप ये मत समझिए CGST SGST IGST इतने सारे टैक्सेस, ये टैक्सेस नहीं है, GST है, और रेट 18% है तो 18% ही आपके ऊपर लगा, और ये लगने का तरीका बस डिफरेंट है, इंट्रा स्टेट के लिए अलग, इंटर स्टेट के लिए अलग। बिल्कुल, बहुत ही सिंपली आपने एक्सप्लेन किया। सिद्धार्थ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 years ऑफ GST एंड इट्स इम्पैक्ट, एक कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत छोटा सा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो यही बोलूँगा कि GDP के ग्रोथ में GST ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। एक कॉमन मैन के लिए चीज़ों को एक्सेसिबल बनाना, अप्रोचेबल बनाना, GST ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। इंडिया के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें GST ने 62 रैंक जो आज इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में खड़ा है, उसमें GST ने बहुत बड़ा रोल निभाया। एक गवर्नमेंट और स्टेट के एक्सचेकर को बढ़ाने के लिए GST ने बहुत इंप्रूव किया। और टैक्स इवेजन, जिसके कारण बहुत सारा टैक्स लॉसेस हो रहा था, उसमें GST ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई, जहां टैक्स कंप्लायंसेस बढ़े, टैक्स रैशनलाइजेशन हुआ। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जाए तो एक यूनिफाइड टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो इंडिया में डेवलप हुआ, जो IT इनेबल्ड है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, इवेजन के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं। अब तो इनफैक्ट जो हमारा जो डिपार्टमेंट है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, नाउ इट इज नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नथिंग बट GST। तो इस तरीके से हमारे जो प्राइस इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हुए, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, जिसमें टैक्स इवेजन, टैक्स मिटिगेशन, ये सारे के सारी स्ट्रैटेजीज वेल इम्प्रोवाइज हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 6 साल में देखा गया कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो बहुत बड़ी, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ी, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। तो इसमें जो टैक्स का जो मोबिलाइजेशन का जो तरीका है, वो उसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम देखेंगे एक यूनिफाइड, सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम डेवलप हुआ, जो सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, एक कॉमन मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और उससे भी ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जिसने एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसने, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन किया, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एक अहम भूमिका होती है, जहां पे स्टेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है इन GSTs को, डिफरेंट आर्टिकल के GSTs को रैशनलाइज करने में, डिफरेंट आर्टिकल के GST को ये देखने के लिए कि उस पर क्या क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे GST रहने चाहिए, GST रेट्स। तो उसमें स्टेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। बिल्कुल, और आप भी अग्री करते होंगे विमल जी इस पे? अस्मिता, जब आपने मुझसे कहा कि मैं एग्री करता होऊंगा, तो एक क्वेश्चन आपके पास भी वापस पहुंचता है कि आप भी एग्री करेंगे, और दर्शकों के पास भी पहुंचता है। GST ने वाकई हम सबको बहुत फ़ायदा दिया है। आप देखिए ना, जब हम मल्टीप्लिसिटी में थे, डबल टैक्सेशन था, कैस्केडिंग थी, डिफरेंट लॉज एंड प्रोविजन थे, स्टेट बैरियर था, सारा खत्म हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया हमारे पास। जब यूनिफाइड लॉ आया तो उसके जो एडेड एडवांटेज हम देख रहे हैं वो हम सभी को दिख रहा है। और सबसे ग्रेटर एडवांटेज जो मैं आज मानता हूँ, देखिए, जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं ना, जो लॉ इतना ट्रांसपेरेंट हो
कि आप कहीं भी बैठ के उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसका कॉम्प्लायंस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हाँ, ट्रांसपेरेंसी। हाँ जी, तो अस्मिता ये हर किसी के लिए अब इजी हो गया। अब आप सोचिए पहले मैं कितना स्ट्रगल करता था। मैं दिल्ली के बाहर नहीं जा सकता अगर मैं दिल्ली में बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली के बाहर डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट बिजनेस के सिनारियो, उसके लॉ, उसके रिटर्न, तो टोटलिटी में कहा जाए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज वेरी गुड। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज गुड एंड सिंपल टैक्स, एंड रियलिस्टिकली एक मीनिंग में आपको दे दूं, ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर, और हम सब मिलके इसमें एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट GST ऑल अबाउट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका, विमल आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन था हमारा आज का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो पैसा बोलता है कि इस एपिसोड में बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल